अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से आज प्रोग्राम थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हुआ है, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। और आज प्रोग्राम में वैसे तो बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू करनी है, बाकी मानदा जितना वक्त है उसके अंदर कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जा सके। बहरहाल ये पहला प्रोग्राम का सेगमेंट है, इसमें कुछ सियासी नौइयत के मामलात हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। और इसके अलावा इदारों की जो इस वक्त बदहाली है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, हुकूमतों की क्या तरजीहात है, इस मामले पर ख़ास तौर पे आज गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाऊँगा और उन्हें खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद फ़हीम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, हमारे मेहमान, उन्हें खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमें आपने वक्त दिया। मोहम्मद यासीन जामरो साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर यूनियन CBA से आपका ताल्लुक़ है, स्टील मिल के हवाले से काफ़ी मुतारक हैं और जो वहाँ के मुलाजमीन हैं उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें भी खुशामदीद। बहुत शुक्रिया यासीन साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। जो इस वक्त जारी सूरत हाल है, लेकिन काफ़ी पेचीदा हो चुकी है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त जो है ज़्यादा मामलात ख़राब हो रहे हैं। अब देखना यह है कि पॉलिसीज़ को कैसे आगे लेकर जाते हैं। वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ तरजीहात कुछ और नज़र आती हैं, सूबाई हुकूमत की कुछ और नज़र आती है, यहाँ कन्फ्रंटेशन थोड़ी सी नज़र आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जैसे आपने कहा कि कोविड की जो सेकंड वेव है जी, वो पहली से भी बड़ी डेंजरस और जो सबसे बड़ी तशवीशनाक जो बात हुई है कल जी, कि हॉस्पिटल्स ने जो है वो पेशेंट लेने से भी इनकार कर दिया है कराची के जी, अंदर। जी, और जो रेशो है वो जुलाई से ज़्यादा बढ़ चुका है। यस, तो अभी जो है वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, इनको बड़ा सीरियस होकर सोचना पड़ेगा इस इशू पे और दोबारा मेरे ख्याल में वही लॉकडाउन और इनकी तरफ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। जैसे आपने देखा कि जब लॉकडाउन था, जब SOPs पे बड़ा स्ट्रिक्टली अमल किया जा रहा था, तो ग्राफ जो है वो नीचे आया। और अभी जब हर चीज़ खोल दी गई और फिर आपने देखा कि लोगों ने बड़ी बेहतियाती और ऐसे समझा कि जैसे कोरोना चला गया दुनिया से, तो फिर आपने देखा कि और अभी जो लहर है वो बहुत ख़तरनाक है। और वो पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ पूरी दुनिया में आपने देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने दोबारा लॉकडाउन की तरफ चले गए हैं। इंग्लैंड जो है दोबारा लॉकडाउन की तरफ चला गया है। अमेरिका की बहुत सी रियासतें हैं जो लॉकडाउन की तरफ चली गई हैं। तो अभी हमें बड़ा सीरियस होकर इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो डेथ रेशो है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये लॉकडाउन बार बार ये बात होती रही कि जी वफाकी हुकूमत कहती है मसले का हल नहीं है, बड़ी कंफ्यूज सी नज़र आती है। कभी वो कहते हैं कि जी नहीं होना चाहिए, फिर कहते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, नागुज़ीर हो जाएगा। ये एक्चुअली मामला है क्या? आप तो डॉक्टर भी खुद माशाल्लाह हैं, आप समझते हैं इस मामला को। इससे क्या वाकई इसको कंटेन किया जा सकता है या इसको कम किया जा सकता है? असल में मसला है भाई कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पहले दिन से कंफ्यूजन का शिकार है और हर इशू पे, ये कोविड हर इशू पे वो बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। जैसे आप देखें ना, पहले उन्होंने कहा कि जी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन करेंगे, फिर जब केसेस कम हुए तो उन्होंने कहा देखें हमारी लॉकडाउन की पॉलिसी कितनी कामयाब हुई। फिर साइमल्टेनियसली उसी वक्त वो सिंध गवर्नमेंट की लॉकडाउन की पॉलिसी पे तनकीद करते थे। तो वो जो है ना, इसको भी सियासी और उस तरीके से देखना चाहते हैं, लेकिन ये लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला है। इसको सियासत से हटके और इसको जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखना पड़ेगा और लोगों की जो है फलाह और बहबूद के उससे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी जो है ख़तरनाक चीज़ है। अगर खुदा न खास्ता हम इतने डेवलप नहीं हैं, हमारा मुल्क के जो लोड है वो बर्दाश्त कर सके, हमारे हॉस्पिटल्स में इतनी कुव्वत नहीं है। अभी देखें ना आप, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ दोबारा वेव को पीक पे आए हुए और हॉस्पिटल्स ने पेशेंट लेना बंद कर दिए। खुदा न खास्ता कल ऐसा ना हो कि रोडों पे लोग जो है वो पड़े हुए हैं, जैसे इटली में और इधर पड़े हुए थे पहले। बिल्कुल ऐसा ही। तो अभी जो है ना बड़े सीरियस होकर इसको देखना पड़ेगा और फेडरल गवर्नमेंट को अब जो है ना वो बोस का एक चश्मा जो है वो उतारना पड़ेगा और जो है वो अभी ना थोड़ा सीरियस होकर इस टॉपिक पे बात करनी पड़ेगी। इस टॉपिक के ऊपर संजीदा होकर सोचना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे और मामलात हैं, उसके ऊपर भी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। बहरहाल ये इस मामले पर तो हमारी काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। इधर पाकिस्तान स्टील के इशू के ऊपर आते हैं। जी यासिन साहब, ये मसला है क्या? और अभी जितने भी बड़े इदारे हैं उसमें डाउन साइजिंग शुरू हो गई है। PIA के अंदर भी गोल्डन हैंडशेक जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया है। वो 14,000 से कम करके 7,000 मुलाजमीन की तरफ जा रहे हैं। आपका मामला पाकिस्तान स्टील का उससे ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। ये सारे जो इतने भी कौमी मालियाती इदारे जिनको समझा जाता था, ये सब नुकसान में जा रहे हैं। अब मसला है क्या? ये मुलाजमीन के जो मसाइल हैं क्यों हल होने का नाम नहीं ले रहा है?
और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि क्या प्राइवेटाइजेशन ही इसका मसले का हल है, क्या आप समझते हैं? मैं चाहूँगा इस पे बात करें। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया। असल में प्राइवेटाइजेशन अगर हल है तो मुझे ये बताया जाए कि जितने इदारे आज से पहले प्राइवेटाइजेशन हुए, क्या वो अपने हदफ पे आ गए, तरक्की में आ गए? नहीं आए। PTCL का हाल देखें या दीगर इदारों का हाल देखें। मेन यहाँ पे इशू ये है कि पाकिस्तान स्टील मिल एक मुल्क के लिहाज से रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही है और इसके बगैर हमारी एटमी क़ुव्वत, हमारी अफवाज पाकिस्तान कमज़ोर है, अधूरी है, क्योंकि इसी से सारा मटेरियल बनता है। ठीक। और उस इदारे को बंद करना, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की हुकूमत तो होती है, लेकिन असल जो किरदार अदा कर रही होती है वो बाहर की जो दुनिया है, अमेरिका कह लें या IMF कह लें, क्योंकि एक पाकिस्तान स्टील मिल एक वाहिद इदारा है पाकिस्तान के अंदर जो मट्टी पत्थर और इसको मिला के आयरन और पिघला के एक लोहा बनाता है। दूसरी कोई कंपनी, कोई यूनिट नहीं है। ठीक। और हर अमल में पाकिस्तान ये लोहे का इस्तेमाल होता है। बिल्डिंग कर लें, कोई भी चीज़ ले लें तो उसमें लोहे के बगैर वो चीज़ बनती नहीं है। तो ये मोहताज बनना चाहते हैं दूसरे मुल्कों के और अपना इदारा बंद करके, और एक शुरू दिन अवल से जिस दिन शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने इसका बुनियाद रखा, उस दिन से लेके आज तक इसको सफ़ेद हाथी की शक्ल दी गई, जबकि ये मट्टी से सोना बनाने वाला इदारा है। अरबों रुपए जो है उसने 25 अरब में बना और कई अरब का मुनाफा ये देता रहा। टैक्स की मद में 60 अरब गवर्नमेंट को देता रहा, कई रोड्स बनाता रहा, कई लाखों लोगों को रोज़गार देता रहा। तो आज ये इदारा बोझ है। लेकिन ये इस इदारे को यहाँ तक पहुँचाने में और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। मतलब नाअहल लोगों को चीफ एग्जीक्यूटिव लगाया गया, ये सारे मामला हम माजी में देखते आए, जो वो करप्शन रिकॉर्ड तोड़ होती रही, नाज़मीन का इस्तेसाल होता रहा। ये तो कोई नई बात नहीं है, पिछली हुकूमतों में भी ये कुछ होता रहा। कौन सी इसमें सूरत हाल में बेहतरी आई है? किसी भी हुकूमत की किसी दौर में कोई तरजीहात में शामिल रहा ही नहीं कि इस इदारे को जो है वो बेहतर बनाया जाए, और फिर इसके अंदर भर्तियाँ होती चली गई। तो नुकसान तो हो रहा था। उस वक्त जो लेबर यूनियंस वगैरह थी वो क्यों आवाज़ नहीं उठा रही थी जब कुछ हो रहा था और उनको पता था कि मामला हाथ से फिर आगे निकल जाएंगे? उस वक्त क्यों खामोशी थी? देखें, उस वक्त भी हम बोलते रहे, 2016 से ये आवाज़ उठाते रहे हम कि पाकिस्तान स्टील मिल की जो बद इंतज़ामी सूरत हाल है, जो इंतज़ामी अहल नहीं थे उनको CO लगाया गया। अब उस दौर में जो है ये मोहतरम जनरल जावेद साहब आए कि 2008 तक इदारा प्रॉफिट में था, सारा कुछ था, ठीक है, ला तादाद मटेरियल था और मतलब ये सारा पैसा जो है बैंक में मौजूद था, बैलेंस था। तो उसके बाद 2008, 9, 10, 11, 12 के अंदर ऐसा क्या वबाल आया, क्या ऐसा ज़िलज़िला आया, क्या ऐसा तूफ़ान आया दुनिया के अंदर जिससे इदारा लाश में चला गया। वो इनकी हिकमत अमली जो इंतज़ामिया पाकिस्तान स्टील मिल की थी वो नाअहल थी। उन्होंने जो लॉन्ग टर्म मुआहदे थे वो ख़त्म कर दिए और कमीशन पे माल मंगाना शुरू कर दिया, और वो नाक़िस मटेरियल था। बिल्कुल सही। जो अहल फर्नस के नहीं था वो नाक़िस मटेरियल डाल के फर्नसों को तबाह कर दिया गया। और हुकूमतें जितनी भी गुजरी हैं, पाकिस्तान स्टील मिल के लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा। बिल्कुल ठीक है। और इसमें जिन लोगों ने करप्शन किया वो फ्रांसिक रिपोर्ट मौजूद है। मैं मोहतरम इमरान खान साहब से, मैं उसका एक छोटा सा कारकुन हूँ। जब वो मोहतरम इमरान खान साहब जना गेट पर 113 दिन मैंने धरना दिया था 2016 के अंदर, तो मोहतरम इमरान खान साहब वहाँ आए और बड़ी दावा की कि हम पाकिस्तान स्टील मिल को चलाएंगे। ठीक है, हम पाकिस्तान स्टील मिल की मैनेजमेंट ऐसी लाएंगे जो स्टील मिल को चलाएगी। और बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि खान साहब ने ऐसी इंतज़ामिया हायर की है जी, ना तो मुझे वो लगता है कि वो फ़ौज को, इदारे को माफ़ कर रहे हैं, ना वज़ीर आज़म को माफ़ कर रहे हैं, ना हमारे मिनिस्टरों को माफ़ कर रहे हैं, ना हमारे मज़दूरों को माफ़ कर रहे हैं, ना हमारे इंतज़ामिया जो निचले सतह की AM, DM, GM हैं उनको माफ़ कर रही है। गाली से बात शुरू करते हैं, अच्छा, गाली पे ख़त्म करते हैं। मैं एक ये सवाल करता हूँ मोहतरम खान साहब से और इंतज़ामिया से कि ये किस फोरम ने भेजा है इनको? मतलब हुकूमत को भी गाली दे रहे हैं,
हमारी फौज को भी गाली दे रहे हैं, अच्छा, हमारे इदारे के लोगों को भी गाली दे रहे हैं, तमाम सियासी तंजीमों वहाँ को की भी गाली दे रहे एडमिनिस्ट्रेशन। हैं। जो आज का सीईओ मौजूद है और डायरेक्टर मौजूद है और जीएम सिक्योरिटी, मैं ये समझता हूँ कि ये तो मतलब कि इंडिया का हो सकता है, अमेरिका का हो सकता है, पाकिस्तान का हर इदारे को गाली दे रहा है। और वो मुकर्रर किया है सीईओ जी, वो आए हैं और वो हमें कहते हैं कि जी आपको हम जबरी बरतरफी करके फारिग कर देंगे। ठीक है, और भाई ड्यूज हमारा वगैरह कैसे कसूर क्लियर क्या है? करेंगे? ड्यूज जब आएंगे तो देंगे, अच्छा, वो नहीं है अभी, अभी नहीं है, कोई बेल आउट पैकेज कोई भी कंसिडरेशन में नहीं है कुछ जो भी नहीं मिलेगा, है। कोई और pledge करें। बदकिस्मती ये है कि हमने तारीख पे तारीख तो सुना था, कोर्टों में तारीख पे तारीख मिलती है, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे एक पैकेज की मंजूरी पे मंजूरी सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। 4 मरतबा एक चीज की मंजूरी हुई है, ईसीसी ने कर दिया, कैबिनेट ने कर दिया, तो जी इनको जो है ना फारिग कर दो। वहां पे गोल्डन हैंडशेक की बात चलती है जी, टीवी पे और मीटिंग में, लेकिन यहाँ पे जबरी बरतरफी है 1968 के कानून के तहत के जो आखिर में आया उनको पहले निकालो, जो पहले आया उनको आखिर में निकालो। सही, भाई निकालना हल नहीं है। ठीक है। हम ये कहते हैं, हमने ये दावा किया है, हमारे पास एक स्टेक होल्डर ग्रुप भी मौजूद है, जो डीलर ग्रुप है वो मौजूद है, उनके कन्वेनर मौजूद है, उन्होंने एक लिख के दिया कि मैं आपको 200 दिन के अंदर ये तमाम पेमेंट भी करूंगा, रिटायर एम्प्लॉयज की भी, जो कर्जे चढ़े हुए हैं, गैस 91 बिलियन के लॉसेस है, कैसे रिकवर होंगे? ये रिकवर इस तरह होंगे कि 200 अरब रुपए रिकवर हो सकते हैं, जो लोगों ने खाए हैं उनको पकड़ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, इससे ज्यादा अमाउंट बन जाएगा? बिल्कुल इससे ज्यादा अमाउंट बन जाएगा, जिसमें एफआईए के हाथ भी हिलते हैं, नेब के हाथ भी कमजोर है, हमारी हुकूमत भी कमजोर है, सब इदारे कमजोर है उनसे पैसे रिकवर करने के लिए, लेकिन हमें कत्ल करने के लिए सारे इदारे मजबूत हैं। बिल्कुल ठीक है। तो किसी एडमिनिस्ट्रेशन तरह अगर भी सही हो मजदूरों को जाए मार दो तो ये रिकवर हो सकते हैं, और ये सब हो जो है वो सकते हैं। ये liabilities waive हुकूमत हो चाहे, जाए। मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब चाहे तो ये हो सकता है, मुमकिन है। क्योंकि पूरे मुल्क में एहतसाब हो रहा है ना। और अलमिया ये देखें, जी, हम कहते हैं दूसरी गवर्नमेंटों को, जैसे पीपल्स पार्टी को या नून लीग को, कि वो बड़े दहशतगर्द थे, बड़े करप्ट थे। उनके दौर में भी 1+4 और 8 मिला, और आपके दौर में ये जबरी बरतरफी करके 4 लाख मुझे दे के फारिग करोगे, तो इससे बेहतर है मुझे कोई मशीन लेके दो कि मैं, और ये जगह भी बताओ किसको लूटना है मैंने। सही। तो कैसे भाई मैं अवेल करूंगा 4 लाख में? मेरी सर्विस है, मेरी बकाया है, और हम इनसे कहते हैं कि हमारे साथ टेबल टॉक करो, हम आपको रास्ता देते हैं। अभी भी एहतजाज जारी है? अभी भी जना गेट पे, कल भी हमने एक रैली निकाली, पुरअमन लोग हैं हम, और सनती माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन इंतज़ामिया पाकिस्तान स्टील मिल मुकम्मल तौर पे गुंडागर्दी वाला माहौल बनाया हुआ है। हमें टर्मिनेशन के लेटर दिए हैं, गैर कानूनी। अच्छा, चार्ज, शोकाज, वार्निंग, वो तो बेतहाशा हैं। ठीक है। इस आलम में 2012 से लेके आज तक हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, जो बजट में मिली हैं पूरे इदारों को, पूरे सरकारी मुलाजमों को, वो हमें नहीं मिली। ठीक है। न स्केल बढ़े, जुल्म की इंतहा देखें। और अब इदारे को बेहतर बनाने के लिए जो घोस्ट मुलाजमीन हैं या फिर जो इसमें नाहल लोग हैं, फिल्टर तो करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट अगर निकालेगी तभी तो इदारा बेहतर होगा, और अगर ये करने जाती है तो कोई फिर मुलाजमों क्या का प्रॉब्लम? कसूर नहीं है, न गोश्त मुलाजमीन हैं। यकीन जानिए कि ये पाकिस्तान स्टील मिल के वो पुर्जे हैं जैसे कोयले की खान में हीरे। पाकिस्तान स्टील मिल में सारे टेक्निकल लोग हैं। और ये जो बड़ा सवाल उठाया गया कि पीपल्स पार्टी के दौर में भर्ती की गई, वाई कोई भर्ती नहीं हुई है। अच्छा, ये 15 साल, 20 साल, 10 साल से डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट पे ड्यूटी करते आ रहे हैं। और जब हम रेगुलर हुए, मैं खुद उसमें रेगुलर हुआ जी जी, पीपल्स पार्टी के दौर में, सही। जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे, उस दौर में मैं खुद रेगुलर हुआ। मैं खुद 12 साल पहले ड्यूटी कर चुका हूँ। सही। और जब मैं रेगुलर हुआ तो मेरी तनख्वाह घट गई, क्योंकि न मास्टर फाइल के मुताबिक हमें रेगुलर किया गया, न वो स्केल दिया गया, न हमारे काम को देखा गया। काम की नोयत क्या है, आप वेल्डर हैं, एक्सरे वेल्डर हैं या फिटर हैं, कुछ भी नहीं देखा गया है कि लम सम ग्रुप चौथा स्केल दे के हमें चढ़ा दिया बली। बिल्कुल ठीक अब वो चढ़ा दिया, वो मास्टर फाइल के भी खिलाफ है, जो स्ट्रीमिंग का रूल है उसके भी खिलाफ है, लेकिन वो भी हम बर्दाश्त करते रहे। अब ये इन्होंने कहा जी सियासी भर्तियां हैं। भाई आपको कोई मना कर रहा है? बिल्कुल ठीक है, अब भी कर लें। तहरीक इंसाफ ने, खान साहब ने भी तो ऐलान किया कि मैं 50 लाख रोजगार दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। तो अब हमें टाउनशिप से आल रहे हो।
किसको ये कॉलोनी देना चाहते हो भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अभी गुफ्तगू करते हैं यासीन साहब। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी पाकिस्तान स्टील के हवाले से। पाकिस्तान स्टील मिल की जो कारकर्दगी है सबके सामने है, और इसके हवाले से आए दिन हम प्रोग्राम में बात करते रहते हैं। बहरहाल जी, हालात बहुत ख़राब हैं, कैसे बेहतर बनाया जाए इसके ऊपर बात हो रही थी। यहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, ग़ुलाम मोहम्मद हिमीम साहब, उनसे हमारी बात हो रही। डॉक्टर साहब, ये अभी इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का तस्करा किया, काफ़ी अरसे से इसके ऊपर डिबेट चल रही है। एक मुस्लिम लीग नून, वो ये अब उनका एक नज़रिया है, वो ये समझते हैं कि जितने भी कौमी इदारे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बनाने वाले इदारे में से है, वो समझते हैं प्राइवेटाइजेशन मसले का हल है। लेकिन ये ओवर स्टाफिंग, ये लाइबिलिटीज़ का जो एक पहाड़ खड़ा हो गया है, वो टेक्निकली स्पीकिंग तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आप ला के बैठा दें, ओवर स्टाफिंग, ये वो करप्शन, तो बड़ा मुश्किल है। कैसे मसले का हल निकाला जाए? पहली बात तो जो प्राइवेटाइजेशन है वो मसले का हल नहीं हो सकती। जैसे कि भाई ने भी पीटीसीएल का भी मिसाल दिया, और जैसे के इलेक्ट्रिक देखें, सबसे जो बड़ा हमारे सामने जो मिसाल है सो के इलेक्ट्रिक का है। के इलेक्ट्रिक मुझे बताएं क्या बेहतरी है ये? आप हेस्को सेपको देखें, उससे जो है वो ज़्यादा बेहतर तो नहीं है परफॉर्मेंस के इलेक्ट्रिक की। और बिलिंग का रेशो देखें, के इलेक्ट्रिक का ज़्यादा है जो है वो हेस्को और सेपको से। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो हल नहीं है, और लोगों को निकालना भी हल नहीं है। अभी आप जो है वो, जैसे अभी भाई ने बताया कि आप जो है वो जो लाखों लोगों को निकाल रहे हैं वहाँ से, और फिर उनको वहाँ से उनकी सिर्फ जॉब फारिग नहीं हो रही, उनकी एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, उनका वहाँ पे जो घर हैं, आप इन लाखों लोगों को कहाँ ठहराएंगे? आपने वो जो ख्याली उसमें बनाए 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, वहाँ इनको ठहराएंगे? जैसे कि भाई ने कहा कि खान साहब जो इनके 2016 में धरने में आए थे, तो अब ये जो वो वादे करके गए, और जो उन्होंने एक जो मॉडल दिया था, जो उन्होंने एक अरस्तू बना के पेश किया असद उमर साहब को, वो किधर है? वो क्यों नहीं जो है उनके इदारे को चला रहे? बिल्कुल ठीक है। तो ये जब फॉर एग्जांपल चलें 50,000 लोग ये यहाँ से निकालेंगे, और ये लोग जो है, क्योंकि ये जितने लोग निकलेंगे इनके साथ 8-8, 10-10 लोग हर एक के साथ फैमिली में होंगे। तो जब वो रोडों पे आएंगे, जब वो सड़कों पे आएंगे, तो क्या करेंगे? वो बाइक उनको फिर बताएंगे वो कहाँ जाके जो है वो लूटें, कोई बैंक लूटें, कोई किसी को लूटें। सही बात। ये तो जो है वो असल में ये नाअहल लोग हैं, और जो है वो इनको मुसल्लत किया गया है, तो इनसे ना कुछ चल रहा है ना इनका, बस यही है। ये फारिग करना है तो भाई आप अपने जो है वो नाकारा वजीरों को फारिग करें, आप अपनी नाकारा टीम को फारिग करें, आप जो है वो गरीबों को फारिग करें। अब जैसे किसी जो है वो वेंडर ने, या किसी जो है वो पियोन ने, या किसी जो है क्लर्क ने थोड़ी स्टील मिल को तबाह किया। बिल्कुल सही है। तबाह स्टील मिल अगर हुई है तो अपर लेवल पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करें। खान साहब का जो डायलॉग था, वो कहते थे कि जब ऊपर जो है सही होगा तो नीचे सारा सही हो जाएगा। आप ऊपर वाले को चेंज करें, आप नीचे वाले गरीबों को क्यों जो है सजा दे रहे हैं? वो तो बता रहे हैं कि बात करने के लिए तैयार नहीं है, या इनके लिए आप जो है कोई और वे आउट बताएं। असल में जो मसला है वो स्टील मिल नहीं है, जो स्टील मिल के साथ रिलेटेड कॉलोनी है, जो स्टील मिल के साथ रिलेटेड उसकी खाली जमीन है, वो असल में नजर में है। मेन जो है वो जो माफिया है, जो खान साहब के इर्द गिर्द माफिया, जैसे शुगर माफिया और जो है वो आटा माफिया, तो ऐसे कोई एक जमीन माफिया है मेरे ख्याल में खान साहब के साथ, जिसकी नज़र है स्टील मिल पे। देखे ना, इतना भी अगर भाई कह रहे हैं कि बुरे हालात थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी जो है वो लोगों को निकालने की बात नहीं की, कभी जो है स्टील मिल को बेचने की बात नहीं की। जब नून लीग में स्टील मिल को बेचने की बात की तो पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा जो है उस पर अपोज किया। अब भी जब पीपल्स पार्टी इस जो ये अमल करने जा रहे हैं या जिसका सोच रहे हैं, उस पर पीपल्स पार्टी बड़ा जो है वो उनका स्ट्रॉन्ग स्टैंस है कि जो है वो ये प्राइवेटाइजेशन या लोगों को निकालना, क्योंकि आप एक बंदे को निकालेंगे यानी एक पूरी फैमिली को निकालेंगे, तो अब हजारों फैमिलियों को निकालना जो है ना पीटीआई के लिए सही है ना इस मुल्क के लिए सही है। बिल्कुल ठीक है। ये क्योंकि पहले ही बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, और कोरोना की वजह से तो और सूरत हाल ख़राब हुई है। ये फरमाइए यासीन साहब कि अब आपकी जमात है, हुक्मरान जमात जिससे आपका ताल्लुक़ है, बड़े माजी में दावे होते रहे जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो वो क्यों लेबर्स की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा?
और दूसरा ये कि अब ये जो ओवर स्टाफिंग का एक बड़ा चक्कर, लोग बहुत ज़्यादा हायर किए हुए, माजी में ये सब कुछ होता रहा, आपने भी तमाम चीज़ों को विटनेस किया कि जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव पास्ट में आए उनकी वजह से जो कुछ होता रहा। तो अब अगर इदारे को ठीक करना नागुज़ीर हो चुका है, ये मुल्क के मफाद में है, तो उसको अपोज क्यों किया जा रहा है, ये ज़रा समझाइए। देखें, ये इदारे को ठीक करना तो हम दावा कर रहे हैं ना कि हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे पाकिस्तान स्टील मिल का बोर्ड है, उस वक्त जबार मेमन साहब थे, उसको जबरी फारिग कर दिया गया। सही है। उनको ये कहा गया था कि ये अमल आपने करना है, उसने इनकार किया। उसके बाद एक आशिक अली सीओ साहब लगे, जो बोर्ड के मेंबर थे पहले, फिर वो सीओ लगे, उसको भी ये डायरेक्शन दी कि भाई लोगों को फारिग करना है। सही है। उसने भी इनकार किया, उन दोनों को फारिग कर दिया। ठीक है। अब जो ब्रिगेडियर साहब आए, जो गरीबों के लिए एक मौत बन कर आए, अच्छा, गब्बर सिंह बन के आए कि मैं निकाल के देता हूं इनको, और एक 75 लाख पे हमारे वजीर आजम साहब की 2 लाख तनख्वाह होगी या 3 लाख होगी, मुझे तकरीबन फिगर नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी। इसको 75 लाख रुपए देकर जी हायर किया गया है, जो बाजवा साहब के नाम से मशरूत हैं। तो वो वकील साहब जो है हमें, हमारी इंतजामिया को ये कह रहा है कि बस यूं करके मैं निकाल देता हूं उन लोगों को, कोई मसला ही नहीं। अदालती रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया जाता, ये बताएं ना। हमने अदालती रास्ता भी इख्तियार किया है, क्या नतीजा निकला? लेकिन बदकिस्मती ये है इस मुल्क की, कह लें या हम लोगों की कह लें, क्योंकि ये 22 करोड़ में जो अवाम, 23 करोड़ अवाम है, वो उसमें से 6-7 लाख लोग जो हैं वो अहम हैं, बाकी को भेड़ बकरियों की तरह देखा जाता है। डेटा क्या बता रहा है अभी, टोटल मुलाजमीन कितने, ये भी तो बताएं जरा। इस वक्त मुलाजमीन का रेशो जो है ये 2-3 महीने पहले जो है 9,350 था। ठीक है। पहले 23,000 25,000 भी रहे हैं। जो आज ये बात हो रही है कि ओवर फ्लो है, ओवर फ्लो कोई नहीं है। ओवर फ्लो ये है जो इंतजामिया हायर की है बाहर से, जो कि गैर कानूनी है। अच्छा। एक कानून पास हुआ था कि जब भी कोई रिटायरमेंट होगी तो नीचे के बंदे को ऊपर सीट पे रखा जाएगा, बाहर से भर्ती नहीं की जाएगी। ठीक है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो है, हमारे रजाक दाऊद साहब ने जो मिनिस्टर थे जब, उन्होंने एक हायर किया अमेरिका से बोर्ड का चेयरमैन आमिर मुमताज साहब, जिसको स्टील मिल के अलफ बे का पता नहीं, वो हमारी मुकद्दर का फैसला करेगा। उसके बाद जनाब उसने 2 बंदे और भर्ती कर लिए, जो एक रिटायर कर्नल साहब है, तारिक साहब नाम है उसका, वो डायरेक्टर एनपी लगा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टर लगा दिया, उसको अलबे का पता नहीं है। उसके बाद एक सूरमा जो है जीएम सिक्योरिटी साहब लगा दिया, बर्नाट मसीह। ठीक है। वो कहता है कि मुझसे बड़ा गुंडा तो कोई मुल्क में पैदा ही नहीं हुआ है। अच्छा। सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ। ये बावाज़े बुलंद का है। अच्छा। दुनिया में भरी महफिलों में कहा है। सही। सीओ साहब की जो आखिर में आमद हुई, वो कहता है मुझसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। सही। और ऐसे नाजेबा ज़बान हमारे एक सहाफ़ी के साथ उसने इस्तेमाल की। अच्छा। मीटिंग में, जो वो खुद सहाफ़ी बताए तो मुनासिब समझा जाएगा, लेकिन मैं तो यकीन करें कि जब उसने ये सारे अल्फाज अदा किए कि मैं सबको बस इस पे मारता हूँ ना, मेरे लिए कोई भी अहमियत नहीं रखता, तो ये इंतज़ामिया, ये अच्छी इंतज़ामिया लाके उन गरीबों का कत्ल करवा रहे हैं। और यकीन जानिए कि हमारी इज़्ज़त नफ्स भी महफूज नहीं है। हमारे नीचे के स्टाफ जो ऑफिसर हैं, एएम डीएम, उनको गाली दे के बात करता है और गाली दे के कहता है ये करना है। ठीक है। अभी मेरे नॉलेज में खबर आई है कि जीएम है एनपी रियाज हुसैन मंगी साहब, ठीक है, उसको कहा है कि इस लेटर पे आप साइन करो। ठीक है। जबरी बरतरफी के लेटर पे साइन करो। तो शायद उसने जो कंफर्म बात नहीं कह सकता हूँ, उसने कहा है कि मैं इस पे साइन नहीं करूंगा, मुझे बेशक निकाल दे। तो ये खान साहब से मेरी गुजारिश है, हमाद अजहर साहब इनके साथ राब्ते में हैं, मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब इनके राब्ते में हैं, और हमारे सब पार्टियों को तबाह करने वाला मिनिस्टर हफीज शेख साहब भी इनके राब्ते में हैं। अच्छा। जब ये आए थे पीपल्स पार्टी में, तो पीपल्स पार्टी का सवाल शुरू हो गया। बेल आउट पैकेज अप्रूवल हुई, उसने किस्तों में दे के बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है। वो कुछ नहीं हो सका। ठीक है। तो ये तीनों मिनिस्टर मुझे बताएं कि अगर हमसे ये इस हालत में घर छीन लिया गया और नौकरी छीन ली गई,
तो कौन सी कैसे पॉलिसी, सर्वाइव करेंगे, क्या कैसे हम पॉलिसी सर्वाइव करेंगे, और हमें रास्ता भी बता देंगे हम कहाँ जाएं। एक तरफ से तो आप लॉकडाउन करने जा रहे हो पूरे मुल्क को, तो क्या हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है, आपके घर आके बैठ जाएं हम? मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब, आप मिनिस्टर्स का नाम भी ले लिया, आपके साथ भी काम करते रहे, बड़े नाम हैं। अब ये इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर तो एक बड़ी लंबी हमारी डिबेट ऑलरेडी जारी है, रोज़ाना इसके ऊपर बात करते हैं, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लेकिन अब ये डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट को बैठ के सोचना होगा कि ये बेचारे जो तीसरे टियर में जो ब्लू कॉलर जिनकी जॉब्स हैं, इनको तो एटलीस्ट सिक्योर करे, क्योंकि आगे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस आपके असल में सामने जो है ना, वो हमने जो गलत बात समझ ली थी खान साहब की। उन्होंने कहा था कि मेरे पास जो है ना वो माहिर मंशियात हैं। हाँ, आप हमने समझा कि माहिर माशियात हैं, तो अब माहिर मंशियात है तो आप यही जो है वो तवक्को कर सकते हैं। वो जो है जिनकी आइडियोलॉजी यही है कि भाई चर्च की फैक्ट्रियाँ लगाएं तो उनसे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो उनके पास असल में ना उनके पास कोई आइडियोलॉजी है ना उनके पास एक जो है ना वो प्लान है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। उनके पास जैसे नाम लिए भाई ने ना कि वो एक जो है ना वो एलीट और एक जो है वो माफिया उनके साथ बैठा हुआ है। बताइएगा कि ये अब जो डेट लाइबिलिटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब इतना बड़ा बर्डन है, ये बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता कि वो बिजनेसेस को रन करे, टेक्निकली स्पीकिंग। अब अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं, डोंट यू थिंक टाइम इज़ गॉन कि अब सोचना होगा बैठ के कि वक्त तो गुजर गया है, अब हमें बैठ कर इसको प्राइवेटाइज करें। और क्योंकि अगर इसमें प्राइवेटाइजेशन होगी, को अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे जो अच्छे इदारों को चलाते रहे, तो सिस्टम बेहतर हो सकता है मुलाजमीन को भी प्रोटेक्ट करें, बल्कि बहुत मुमकिन है कि उनको स्पेस भी मिल जो है वो कामयाब और एक जो बहुत अच्छी सिंध गवर्नमेंट एक पॉलिसी जो जिसपे बहुत सी जगहों पे काम भी हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यस यस, उस पे इस इदारे को चलाया जा सकता है। और उसमें जो है ना वो जो गरीब मुलाजिम, जैसे देखें ना अब जो गरीब की क्या तनख्वाह होगी 30,000 40,000, सीईओ जो है वो 75 लाख रुपए ले रहे हैं, यानी जो है वो 200 मजदूरों की तनख्वाह एक बंदा ले रहा है। आप उस एक बंदे को नहीं फारिग करें, 200 खानदानों को आप फारिग कर रहे हैं। आपको जो है वो मजदूरों के साथ बैठना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनके साथ मिलके जो है स्टील मिल को चलाना पड़ेगा। फिर ये मजदूर भी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। आप इनकी जो रिमेनिंग पे हैं वो इनको आप किसी किस्तों में दें और जो है वो आगे इनका सिस्टम चले, लेकिन इनको जो है वो एक 4 लाख रुपए दे के कहना कि आप चले जाएं जो है वो, तो फिर ये 4 लाख में जो है वो आजकल तो कोई जो है वो एक 100 फुट की जगह नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप इनको जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है अपना फ्यूचर भी 4 लाख में प्लान करें, अपना जो है कोई घर भी जाके 4 लाख में लें, तो ये तो वो बात है कि भाई जो है कह रहे हैं ना फिर वो जो कोई डाके और जंगल में चले जाएं ये लोग। बिल्कुल ऐसा ही। तो इनको बैठना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स के साथ बैठें। वहाँ के जो मजदूर हैं जिनको असल रियलिटीज़ का पता है उनके साथ बैठे गवर्नमेंट। ठीक है, ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। मसला ये कि ये बैरियर्स जो है इनको हटाना होगा। वो ये लोग जो बेचारे काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, जिंदगियाँ इनकी लग चुकी है। कितनी सर्विस आपकी हो गई है जी इसमें? मुझे अभी तकरीबन 12 साल डेली वेजेस पे हुए हैं। अच्छा। और ये 10 साल मुझे रेगुलर एम्प्लॉय। 12 साल आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे? डेली वेजेस पे। डेली वेजेस के ऊपर थे जी। मैं सन 2000 में स्टील मिल में आया। आपको पता है कानून क्या कहता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? उसके लिए भी अगर 90 दिन बंदा ड्यूटी करे तो वो रेगुलर समझा जाता है, सारी परमानेंट एम्प्लॉयज वाली सहूलतें मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो शुरू दिन अव्वल से ऐसे गुंडे बिठाए गए कि इनको दबा के रखो, बिल्कुल ठीक है, अपना करप्शन करके रखो। मेन वजह इस इदारे को बिठाने की जो है अल्तवार की आशिया स्टील मिल, वो आरिफ हबीब ग्रुप की है, हबको ग्रुप की है। हमारे असद उमर साहब जो मिस कॉल पे कॉल करते थे, आज वो कॉल करो मैसेज करो जवाब नहीं देते। वो आए थे जब हमारे यूनियन ऑफिस का इफ्तिताह हो रहा था। राइट। कहने लगे कि मेरी ये बात वीडियो पे रिकॉर्ड कर ला कि कल खुदा ना खास्ता तब हुकूमत नहीं थी इनकी। मैंने पहली जीत इनको दी 2017 12 अप्रैल को, और वो पीपल्स पार्टी की 9 साला यूनियन को शिकस्त दे के मोहतरम CBA चेयरमैन शमशाद कुरैशी साहब थे। मैं एक अदना सा कारकुन था, मैंने उनको शिकस्त दी। वो जीत मैंने दी तो वहाँ पे असद उमर साहब ने ये बात रिकॉर्ड कराई जो टीवी चैनलों पे भी चलती रही है कि खुदा ना खास्ता कल हमारी हुकूमत बनती है और हमारी हुकूमत स्टील मिल के मजदूर को निकालने की बात करती है या इसको बंद करने की बात करती है, तो मैं हुकूमत छोड़ के
मजदूरों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। और आज मोहतरम असद उमर साहब हमारे फ़ोन तक नहीं उठाते, तो खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। यूटर्न ले लिया उन्होंने अपने बात से। मकसद कहने का हमारा ये है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी हुकूमत हो, अगर हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे तो हम उनको क्या कहेंगे कि ये बहुत अच्छी पार्टी है, ये बहुत अच्छी हुकूमत है, एहतजाज करेंगे। ज़ाहिर है मेरी रिक्वेस्ट है मौजूदा हुकूमत से भी और मौजूदा सियासी पार्टियों से भी कि खुदारा इस अमल से इस हुकूमत को रोका जाए। ये हबको ग्रुप और आरिफ हबीब ग्रुप, इनका पेट अभी तक नहीं भर रहा। बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पे हमारे रज़ाक दाऊद साहब जी चल फिर नहीं सकते, लेकिन उनको दौलत और चाहिए। हमाद अजहर साहब उन्हीं की कड़ी है और शेख हफीज़ साहब भी उन्हीं की कड़ी है, मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब भी। प्राइवेटाइजेशन हल नहीं है, हल ये है कि आप हमारे साथ बैठें, स्टेक होल्डर CBA के साथ बैठें, स्टेक होल्डर डीलर लोगों के साथ बैठें, तमाम ट्रेड यूनियन है, ऑफिसर एसोसिएशन है, ट्रेड यूनियन है, रजिस्टर है, हमारे साथ बैठें। हम आपको रास्ता देंगे, ये स्टील मिल भी चलेगा, ये रोज़गार भी महफूज रहेगा। और ये कॉलोनी जो जिनकी नज़र में दुनिया समझती है कि उनको जो अच्छी चीज़ लगती है ना इस मुल्क में, मुक़द्दस गाय हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो जिस पे वो कर दे कि ये चाहिए चीज़, तो वो नहीं देखते कि रूल क्या लगेगा, ये लोग कहाँ जाएंगे। उनको कॉलोनी चाहिए, जिन लोगों को चाहिए वो लोग जिस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, ठीक है, और अभी भी अपने लोगों को ज़मीन पाकिस्तान स्टील मिल की बेच रहे हैं। ठीक है। जो अच्छे अच्छे पीस हैं, नेशनल हाईवे के साथ हैं, पेट्रोल पंप है हमारा है कि टाउनशिप मेन गेट के साथ, वो पीस अपने अपने लोगों को दे रहे हैं, अपने अपने लोगों को घर दे रहे हैं, अपने अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं। अभी ये तो 3 जो बड़े कहते हैं हम बड़े सूरमा हैं और इस मुल्क को तबाह करने में हमारा बड़ा किरदार रहा है। जिस इदारे से आए उस इदारे को भी गालियाँ दे रहे हैं, ठीक, जो रिटायर हो के आए हैं। ठीक है। और आज जो है वो अपने अपने दोस्तों यारों को तनख्वाहों पे 12 लाख, 2 लाख, 6 लाख पे हायर भी कर रहे हैं, वहाँ कोई कानून नहीं चल रहा। ठीक है, अपने लोगों को नवाजने का सिलसिला जारी है। जी वन लास्ट वर्ड, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, जैसे अभी ये सारी गुफ्तगू हुई है और सूबाई हुकूमतों की भी एक जिम्मेदारी है, लेकिन क्योंकि अब वफाक के मातहत है और मामला तो उन्होंने देखने हैं, अभी फर्दर अगर ये सब कुछ होता रहा तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे पिछले बहुत सारे इशूज़ के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट करती रही है, इसके ऊपर क्या इरादा रखती है कि इनको सपोर्ट करें? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में 1 या 2 दफ़ा खतूत भी लिखे हैं फेडरल गवर्नमेंट को रिगार्डिंग स्टील मिल और स्टील मिल की कॉलोनीज़ और उनकी जो ज़मीन है। और सिंध गवर्नमेंट तो जो है ऑफ़र भी की है कि आप जो है या स्टील मिल अगर आप प्राइवेटाइज या आप कुछ से नहीं चल रही तो आप सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दें, ठीक है, क्योंकि ये जो लैंड है या जो चीज़ें वो सारी सिंध गवर्नमेंट की थी और सिंध गवर्नमेंट ने जो है स्टील मिल के लिए चीज़ें दी, तो अगर आपसे नहीं चल सकती आप सिंध गवर्नमेंट को दें, फिर सिंध गवर्नमेंट जाने और जो है स्टील मिल जाने वो खुद ही जो है उसको चला लेंगे। क्योंकि सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12 साल दौर में एक भी जो है मुलाजिम को बरतरफ नहीं किया गया, उसका वे आउट मुलाजमों के साथ बैठ के ही निकाला गया है। और जो परमानेंट हल है वो भी यही है कि आप वहाँ के स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें और उनसे ही जो है इसका हल लें। अब बाहर से आके अगर मैं बाहर से आके आपके इस चैनल के मामलात पे जो डिस्कस करूंगा तो मामला हल नहीं होगा। जब आप यहाँ के बंदों से इस मामले पे और इनके जो चीज़ों पे करेंगे तभी जो है मामला हल होगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद थीम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, हमारे मेहमान, थैंक यू सो वेरी मच, आज आपने हमें वक्त दिया। इसके अलावा मोहम्मद यासीन जामरो साहब मौजूद थे, पाकिस्तानी स्टील मिल के हवाले से बात कर रहे थे, और बहुत सारे इशूज़ और भी इंशाल्लाह इनको एक दफ़ा और ज़हमत देंगे, इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि लेबर्स मसाइल हैं, इसके ऊपर बात की जानी चाहिए, ये ज़रूरी है। ये प्रोग्राम का पहला सेगमेंट था, दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से, कुछ पाकिस्तानी स्टील के हवाले से गुफ्तगू की, मसाइल बहुत सारे और कैसे मसाइल को हल किया जाए। बहरहाल जी देखना होगा गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ख़ासतौर पे ऐसे इदारे जिनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ जो है वो ख़तरनाक हद तक गिर चुका है, कैसे इनका रिवाइवल होगा। फिर इशूज़ इतने सारे, अभी कुछ इशूज़ के हवाले से बात की, लेबर्स के अपने इशूज़ हैं, बहरहाल इनको एड्रेस करना ज़रूरी है।
प्राइवेटाइजेशन तो नागुज़ीर हो चुकी है, इदारों की बेहतरी के लिए इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, इनको रिजॉल्व करना ज़रूरी होगा। ख़ासतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऐसे लोगों को लाना होगा जो रेलिवेंट लोग हैं, मामलात को समझते हों। ये अगर इस तरह होता रहेगा तो ये अमीन के ग्रीवेंसेस से जिसके बारे में बात हो रही थी, बहुत मसाइल जो है वो पेचीदा होते जाएंगे। बहरहाल जी, दूसरा सेगमेंट है, स्केड्यूल गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं और आज बात करते हैं कुछ आपकी सेहत के हवाले से। दीन मोहम्मद अखुनज़ादा हमारे मेहमान होते हैं, आज के दिन वो तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हें सबसे पहले खुशामदीद, बहुत शुक्रिया जी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और उनसे सवाल जवाब रहती है आपकी सेहत के हवाले से, आप सवाल कर सकते हैं प्रोग्राम में। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर आपके सामने नंबर्स आ जाएंगे, नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉल करेंगे, प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। लेकिन गुजारिश यही है हमेशा की तरह इस दफ़ा भी कि प्रोग्राम में जब भी आप कॉल करें तो वो टेलीफोन जो आपके हाथ में है जिससे आप बात करते हैं उसी के ज़रिए आवाज़ सुने भी और उसी से बात भी करें, मुख्तसर बात करें, मसला बयान करें और उसके बाद जवाब सुनने के लिए आप टीवी के ऊपर जो है वो जवाब सुनिए और आवाज़ अपनी सुनकर जो है वो जवाब देने की कोशिश ना करें, उसमें ताख़ीर होती है, आपसे बात नहीं हो पाएगी। तो जो भी इस तरह बात करने की कोशिश करेगा तो मजबूरन ऑप्शन नहीं होता प्रोग्राम में, क्योंकि वक्त कम होता है तो कॉल आपकी ड्रॉप करनी पड़ती है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले खुशामदीद हाजी साहब दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब। और तरीका इलाज हमेशा मैं पूछता हूँ जी साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में जो पहली दफ़ा देखता है प्रोग्राम, आपका तरीका इलाज जान जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, फिर हम गुफ्तगू आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। तरीका इलाज ये कि मेरा कुरान पाक के ज़रिए इलाज करता हूँ, कुरान पाक की आयत मुबारक के ज़रिए, अल्लाह के नामों के ज़रिए और जड़ी बूटियों के लिए। कुछ 37-38 साल से जो मैं तजर्बात कर रहा हूँ, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी मिल रही है। ख़ास तौर पे जिससे भी कोरोना की आपने बात की है, तो कोरोना की जो बात की है तो उस सिलसिले में कुछ कहूँगा कि अगर यासर अगर आज अगर कोरोना का एक तूफ़ान आया ना, इसका ज़िम्मेदार आप हम नहीं हैं, इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान का सियासतदान है। जितने जलसे में इन्होंने इस कौम से बदतरीन दुश्मनी की है, ऐसा ही इनको बुरा लगे तो जो चाहें कर लें, क्या करें, जो चाहें कर लें, ये मैं सच बोल रहा हूँ। जितने जैसे कि पाकिस्तानी कौम को तबाह करने के लिए कराची से लेकर पेशावर तक जितने भी हुए, आप यकीन माने कि इनको सज़ाए मौत दी जाए तो मेरा ख्याल है कम होगा। सियासतदानों को जो उन्होंने करना कर ले, लेकिन मैं आपको साफ कह रहा हूँ कि इस मुल्क कौम के बदतरीन दुश्मन सियासतदान है। मैं आज बीमारी के वाले से बात कर रहा हूँ। सबको पता है कि यहाँ पर ये वबा फैली हुई, ये मुश्किल आई हुई है, ये मामलात हैं, तो इनको संभल के चलना चाहिए था, लेकिन कौम को बर्बाद करना लाजमी है। ठीक है, बहरहाल जो मेरा टीका लाया था मैंने बता दिया, लेकिन दुख इस बात का जो आपको मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत दुखी दिल से बात कर रहा हूँ आपसे। बिल्कुल ऐसा ही। यासर मैं खुशी से नहीं कह रहा हूँ, मैं इंतहाई दुखी दिल से बात कर रहा हूँ कि मेरी कौम बर्बाद करने वाले ये सियासतदान हैं। ज़ाती मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए नहीं कर रहे हैं, मुल्क को बर्बाद करने के लिए ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हैं। मुझे तकलीफ पहुँचती है इस बात की, मैं दुखी हूँ, मैं अपने दुख से बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि बड़ी तेज़ी से फैल रहा है कोरोना वायरस, दूसरी वेव इसकी जो है वो पहले से ज़्यादा इसकी शिद्दत है। और एहतियात के बारे में तो आप यकीनन आप सुन के जो है वो आदी हो चुके होंगे, हर जगह ही आपको ये बात बताई जाती है, लेकिन अमल करना ज़रूरी है। अब मसला ये है कि हमारा जो मिजाज है बहैसियत कौम, वो इन सारे मामलों को समझने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या किसी भी ख़तरे के बारे में अगर आगाह किया जाए तो उसको संजीदा नहीं लिया जाता। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो दुनिया से हमें जुदा करती हैं, जो हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा जो ज़वाल है ना ख़त्म होने वाला, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारी अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम हकीकत को तस्लीम करने से हमेशा गुरेज़ा रहते हैं और हकीकत ना सुनने के लिए तैयार हैं, ना उसको समझने के लिए तैयार हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है। अभी भी ताज्जुब होता है बहुत सारे लोगों से जब बात की जाती है कोरोना वायरस के हवाले से, तो वो कहते हैं ये मैं सिर्फ जो है वो मीडिया के ऊपर खबरें चलाई जा रही हैं, सिर्फ जो है वो धोखा है या कोई गिमिक वगैरह क्या है। तो ये सारी चीज़ें खुदारा इसको समझने की कोशिश करें और सिर्फ एहतियात का ही आपसे जो है वो तकाजा किया जा रहा है, वरना ये जो इस वक्त पॉलिसी मेकर अगर इनके हाथ में मामलात को दे दिया जाए, क्योंकि ये ख़ुद भी आप ही में से हैं, तो आप इससे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सूझबूझ रखते हैं और मामलात को समझते हैं। इनके पास सिवाय गलियाँ दुकानों को बंद कर देने के, सड़कों को ब्लॉक कर देने के, और इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, ऑप्शन नहीं है। इनका जो फ़हम है वो इनको सिर्फ इतनी इजाज़त देता है कि सड़कें और दुकानें बंद कर दें, उससे कोरोना जो है वो रुक जाएगा। सुबह 6 से 8 बजे तक बंद कर देंगे तो शायद कोरोना रुक जाएगा, उसके बाद जो है वो दोबारा नहीं आएगा। तो ये आप ही में से निकले हुए लोग हैं, तो खुदारा इनके ऊपर भरोसा ना करें।
अपनी सेहत का जो है वो ख़ुद आपने ख्याल रखना है, अपनी जान की हिफाजत आपने इस वक्त करनी है। पूरी दुनिया इस ख़तरे के पेश नज़र जो है वो एहतियात कर रही है, तो हम लोग दुनिया से हमेशा आगे चलने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से हम 600 साल दुनिया से जो है वो पीछे भी हैं। तो ये बड़ी एक हमारी बदकिस्मती है। हाजी साहब, इसके अलावा अब क्योंकि ये मौसमी बीमारियों का दौर है और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह हम रहते हैं ख़ास तौर पे कराची में, तो शायद दुनिया की कोई बीमारी हो जो वबाई ना यहाँ पे पाई जाती हो। अब ये नज़ला, खांसी, बुखार, ये तो आपको हमेशा मिलता ही है तोहफ़ा मौसम की तब्दीली के साथ। गो के सर्दी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब ये कि मलेरिया, डेंगू और इस तरह दीगर वायरल डिजीज़ आम हो गई हैं, बचा कैसे जा सकता है? यासर जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात की और सही तशख़ीस की। मैं अल्लाह की बात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो भी कोरोना में बात की और बिल्कुल सच बोला। यासर, गर्दन तोड़ बुखार एक ज़माने में हुआ, आज भी हज़ारों मतलब लाखों लोग उससे माजूर हुए। जो बच्चे उसकी जद में आए, गर्दन तोड़ बुखार की जद में आए, आज भी वो माजूर हैं। कल भी बच्चों को लेकर हाथ पाँव मोड़े हुए, वो क्यों? गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, उससे दिमाग पे असर हुआ और पूरा वजूद बेकार हो गया, बिल्कुल आर्टिस्टिक बन गए। बीमारी भी कोई भी है काबिल इलाज है, एक चीज़ काबिल इलाज नहीं है, इसका नाम मौत है। बिल्कुल ठीक है। मौत एक ऐसा मामला है, वो फैसला इसमें हो जाना है। इसमें बच्चा जवान बूढ़ा नहीं देखा जाता है। एक जिसका मुकर्रर रन है, लिख दिया वक्त, उस वक्त से 1 सेकंड आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं, वो अटल फैसला होता है। ठीक है, उसका इलाज नहीं है। ठीक है, बाकी बीमारी काबिल इलाज है। हाँ, अल्लाह की तरफ से किसको शिफा मिलती, किसी को नहीं मिलती, ये फैसला अल्लाह की तरफ से आना है। आप और हम ये फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। मैं आप कोशिश कर सकते हैं, जितना भी मामला ज़िंदगी हैं उनकी फैसला कोशिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं और उनको समझा सकते हैं। और फिर भी यहाँ अलमिया ये है कि वो समझते नहीं समझते, उनका अपना मुकद्दर है। सबसे बड़ा मसला ये है, वो समझते हैं या नहीं समझते, उनका अपना मुकद्दर है। लेकिन गर्दन तोड़ बुखार के पहले चिकनगुनिया की मेरी बात हो चुकी है कि आज भी चिकनगुनिया के मरीज़ आ रहे हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए उनको, लेकिन आज तक दर्दें नहीं जा रही हैं। वो कहीं नहीं कि चलते हैं तो लंगड़ा के चल रहे हैं, और वही चंद दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बिल्कुल सीधे चल रहे हो। इस तरह गर्दन तोड़ बुखार का भी यही आलम है कि जितने भी वो बच्चे माजूर होते हैं या बड़ों जो भी या इसका असर होता है, वो कुछ वक्त के बाद अपनी ज़िंदगी में वापस आना शुरू हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल कर लेते हैं जी। प्रोग्राम के पहले कॉलर हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं खातून? फरमाइए सना, क्या कहना चाहेंगी? बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, यहाँ कोई ना कोई परेशानी रहती है, कोई ना कोई कामों में बंदिश रुकावट ही रहती है। अच्छा, ठीक है। बीमार भी और रहते हैं रिश्ते के हवाले से भी जैसे परेशानी रहती है। हाँ, मैं नहीं समझ पाया इनकी बात को। अच्छा, तो मैं अभी वो बात दोहरा देता हूँ। आप अगर अपनी बात दोहरा दें ज़्यादा बेहतर होगा कि साहब जो है वो सुन लें, ताकि आपकी बात दोबारा दोहराइएगा, अपना मसला दोबारा बयान करें। मैंने कहा हम लोग ना घर में ठीक नहीं रहते, घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है। अच्छा, कोई वजह से ना ठीक कोई परेशानी रहती है, कोई कामों में रुकावट, परेशानी या ठीक रहती है। ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। बिस्मिल्लाह, आपका मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, ये चीज़ें आम घरों में होती हैं। बिल्कुल सही, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये चीज़ का हल कुरान से ही है। बिल्कुल ठीक है। तमाम सुनने वालों के लिए मैं एक इल्तजा कर रहा हूँ कि आप सुबह उठ के सूरह मुज़म्मिल 15 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। ठीक है। सूरह कुरैश 41 दफ़ा पढ़ें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 पढ़ के दुआ मांगें। 2 काम नहीं कर सकते जी, वो मेरी नज़र में हराम है। एक बदुआ नहीं ले सकते, ठीक है, एक बुरा नहीं बोल सकते। सही। इन 2 कामों छोड़ के जानी माली माशी ज़िंदगी के हर मामले की आप दुआ मांगें। और दुआ का एक मैं ख़ास नुक्ता बता देता हूँ, आपके लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी है, कायनात के हर बशर के लिए ज़रूरी है। रोज़ी मांगो तो अल्लाह से कुशादा रोज़ी मांगो, ये ना बोलो कि फलानी फैक्ट्री में मुझे नौकरी मिल जाए। बिल्कुल ऐसे। ये दुआ मांगे, अल्लाह तुम मेरी रोज़ी कुशादा कर, मुझे गैब से दे और मेरी रोज़ी कुशादा हो और अच्छी जगह से मुझे अता कर, रिज़्क़ हलाल। ये दुआ मांगोगे तो आप अगर मांग रहे हैं अगर 200 रुपये या 2000 या 2 लाख, अल्लाह ताला आपको शायद 2 करोड़ दे दे। बिल्कुल ऐसे। तो आप रब से खुल के मांगो। अल्लाह के वो बहुत प्यारा रब है, बेनियाज़ है। वो ये नहीं देखता कि आपका मज़हब कौन सा है। बिल्कुल ठीक है। वो कहता है आप कोई भी उससे मांगते हैं तो अल्लाह खुश होता है, अल्लाह देता है। मैं भी रब से मांग रहा हूँ, सबके लिए मांग रहा हूँ, अपने लिए मांग रहा हूँ, आपके लिए मांग रहा हूँ, कुल कायनात के लिए मांग रहा हूँ। मैं ज़ात पाक रंग नस्ल मज़हब नहीं देखता हूँ, मैं कायनात के हर बशर के लिए दुआ मांग रहा हूँ, रोज़ाना मांग रहा हूँ, सैकड़ों मरतबा मांग रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। वो भी मांगें, बीमारी की शिफा मांगें, ये पढ़ के दुआ भी मांगें, पानी फूके पिएँ भी, पूरे ख़ानदान वालों को पिलाते रहें। आप खुद देखेंगे मुश्किलें ख़त्म होती चली जाएंगी।
आसानियाँ पैदा होती रहेंगी। दुआ का एक नुक्ता और भी अगर इजाज़त हो मैं कह जी दूँ। जी ज़रूर ज़रूर। यासर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम लोग दुआ की शक्ल में बदुआ दे रहे होते हैं, जी जी क्योंकि हमें इसकी समझ नहीं। हम कहते हैं अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान कर, मुश्किलें आसान हो गई लेकिन ख़त्म नहीं हो जगह पे कायम है। ऐसा ही कुछ वक्त के बाद मुश्किलें दोबारा आ जाती हैं। दोबारा आ जाती हैं। अब आप मस्जिद में देखो, इमाम साहब भी ये दुआ मांग, अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान कर, और बाद में मुश्किलें ये खड़ी हो जाती हैं। दुआ मांगना तरीका जो मैंने सीखा है, एक तवील वक्त के बाद, अल्लाह हमारी मुश्किलात ख़त्म कर, मुश्किलात ख़त्म कर, रोज़ी कुशादा कर, ज़िंदगी आसान कर, अल्लाह हमें साहब ईमान कर दे, अल्लाह मेरी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे और दूसरों की ज़ात से मुझे फ़ायदा पहुँचे, मैं दुनिया के लिए वो इंसान बन जाऊँ जिससे दुनिया के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला इंसान हो। बिल्कुल सही। मैं अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्ते पे चलूँ और रहमतों वाला काम करता रहूँ। दुआ का तरीका मैंने ये सीखा है और यही तरीका करना चाहिए। हम जब कहते हैं ना अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान कर, आसान हो जाती हैं, कोई शक नहीं, दुआ कबूल हो गई, लेकिन मुश्किलें कायम हैं, बीमारियाँ कायम हैं। उनसे बचने का रास्ता ये कर, हमारी बीमारियाँ ख़त्म कर, हमारी मुश्किलें ख़त्म कर, हमारी ज़िंदगी की सूरत पैदा कर, साहब औलाद कर, और जो भी जो औलाद मिले वो नेक औलाद मिले और मुकम्मल औलाद मिले। बहुत अच्छी बात है। ठीक, इसके ऊपर अभी गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। कॉलर को पहले शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं माजबी बात कर रही हूँ। फरमाइए क्या कहेंगी माजबी साहिबा? मुझे बात करना, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप अपना सवाल कीजिए। जी जनाब, मुझे ये पूछना है कि वो पार्किंसन में इलाज करते हैं कि नहीं? कैसे, किसका इलाज करते हैं? आपकी आवाज़ एक तो साफ नहीं है, बिल्कुल आराम से। पार्किंसन का इलाज करते हैं कि नहीं? पार्किंसन, पार्किंसन, अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, हाँ, अच्छा इंशाल्लाह अच्छा, इलाज बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है। आप आ जाएंगे पार्किंसन के मरीज़ ये बात सुन लें, खास तौर पे एक आर्थराइटिस पार्किंसन जी वाले, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। टीवी पे जवाब सुने। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आलू, चावल, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और बड़ा गोश्त अपनी ज़िंदगी से निकालें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चावल की पीच ज़रूर पिए, चावल न खाएं, चावल न खाएं। तो चावल का पानी हम फेंकते हैं ना, तो चावल की ताकत को हम ख़त्म बहा देते हैं। पीछे जो बचा हुआ होता है ना, सिर्फ हम उसको खा रहे होते हैं। अगर जो लोग चावल पकाते हैं वो पानी फेंकने के बजाय वो चावलों में ही पूरा कर लें, तो वो चावल खाएंगे तो उनको चावल फ़ायदा करेगा। और जो चावल छोड़ के खाली पीच पीते हैं ना, तो वो पीच पे के 1 महीना कंटिन्यू सुबह शाम एक गर्म गिलास या कप पी लें बड़ा वाला, 1 महीने के अंदर अंदर खुद बोलें कि अल्लाह मेरी वजूद में कितनी ताकत आ चुकी है। क्योंकि पीछे जो रह जाता है भूसा, वो तो हम शौक से खा रहे होते हैं, और जो उसकी ताकत होती है वो निकल चुकी होती है। तो ये चीज़ें छोड़ दें। और पार्किंसन के मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बकरे की सिरी और गर्दन का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ये याद रखो, ये अहादीस का हवाला है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके वजूद में जहाँ कहीं भी तकलीफ़ है, बकरे या बकरी का, उस खैसे गोश्त इस्तेमाल करो, आपकी तकलीफ़ ख़त्म होगी। आप यकीन, मैंने अल्लाह गवाह है, ये बात मैंने सैकड़ों मरतबा ट्राई की, सब हर बार सच साबित। मेरे नबी की कही हुई बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हर अल्फाज हुक्म है। मैं मानता हूँ मेरे नबी का हर निकला ज़बान से निकला अल्फाज वो हुक्म है। बहुत अच्छी, बिल्कुल जी। इन तमाम चीज़ों की पाबंदी रखिए, परहेज़ ज़रूरी है। बाकी आके दिखा दें, यकीनन हो सकता है। बिल्कुल, आप कराची में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ऊपर एड्रेस जो है वो दिया गया है, ये दीन मोहम्मद साहब का नंबर है, पता भी ऊपर चल रहा है आपके स्क्रीन पर। आप रब्ता करके जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। इसी तरह और दीगर अमराज में मुब्तला जो लोग हैं उनका भी इलाज हो रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक तो कामी यकीन होना चाहिए, कोई भी तरीका इलाज आप अपनाएं, भरोसा रखें, और दूसरा ये कि सब्र रखना ज़रूरी है। ये सबसे मुश्किल काम होता है जी। लोग जल्दी के चक्कर में रहते हैं, लेकिन जल्दी के चक्कर में ना परहेज़ कर पाते हैं, ना मामला ठीक हो पाते हैं। ये ज़रा समझा दीजिए। मैं इसके ऊपर बहुत ज़ोर इसलिए देता हूँ, सारी चीज़ें लोगों की जो समझ लें खुराक का हिस्सा है, वो छोड़ना उनके लिए। देखें, अल्लाह आपको हम सबको कायनात के लोगों से सलाम रखे। जल्दी बर्बादी हो जाती है और सब्र कामयाबी होती है। बेशक बेशक। वो उर्दू की मिसाल है कि वो बोलते हैं कि गर्म खाने वाले का मुंह जलता है, बाद में ठंडा भी नहीं खा सकता। ऐसा ही। और जल्दी भाग खाना करने वाला 7 मरतबा जाता है आता है। बिल्कुल ऐसे। जो सब्र सुकून से चलता है उसकी बड़ी कामयाबी। एक बुज़ुर्ग ने मुझे एक वाक़या सुनाया, तो उसने बोला कि एक बादशाह ने अपने वज़ीर से पूछा कि सबसे बेहतरीन और बहादुर मर्द कौन सा है। तो बादशाह समझ रहा था कि बहादुर मर्द और ख़ूबसूरत मर्द नहीं हूँ। तो वज़ीर ने बोला कि आप
50 लोगों की दावत कर दें, मैं बता दूँगा इनमें बहादुर मर्द कौन है। वाह। बादशाह ने दावत कर दी, सब जल्दी खा के उठ गए। एक शख्स बड़े आराम सुकून से खाना खा रहा था, वो चबा चबा के खा रहा था। जब उसने खाना खाया, बाकी सबसे कम खाया जी। सबसे कम खाया, लेकिन उसे चबा के खाया सुकून से, ना तेज़ गर्म खाया ना ठंडा खाया। और खाना खाने के बाद आता था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने कितना अच्छा रिस्क मुझे दिया है। ये रब, मेरी जान माल आपकी इमानत है और आपकी ईमान में रहे, और अपनी ईमान में रखना, मुझे हर अजाब, हर तकलीफ़, हर बुराई से महफूज रखना। तो वहाँ आके उठ के उसने बोला, बादशाह बोला, इस 100 के मजमे में सिर्फ ये मर्द है। उसने बोला कि तुम कैसे कह सकते हो। कुछ बातें उसे बताई, बताने के बाद वो बात सही साबित हुई। हम औरत मर्द कोई भी इंसान है, वो इंसान है, वो अपनी ज़िंदगी को एक बैलेंस में लेके, गर्म खाने वाला भी पछताता है, अल्सर का मरीज़ बनता है, आंतें ख़राब होती हैं। ठंडा खाने वाले के लिए भी मसला होता है, उनके जोड़ों में तकलीफ होती। आप मैना रवि रखो, इतना गर्म हो जितना तुम आसानी से खाओ, तुम्हारा मैदा बर्दाश्त कर सके। खाना खाने के ऊपर ठंडा पानी पीना आपसे मसाला है कि आप अपने अंदर जहर पैदा कर रहे हो, आप अपने आप को मार रहे हो। खाना खाओ, सादा पानी पियो, कम पानी पियो, शुरू में पी लो, बीच में पी लो, आखिर में पानी का इस्तेमाल ना करो 3-4 घंटे। अब कोई मजबूरी हो तो पी लो, लेकिन कोशिश करो कि ना हो। जो भी खाना खाने वाला शख्स हो, औरत मर्द जो भी है, तो वो इतना गर्म नहीं, गर्म से थोड़ा तेज़ गर्म हो, लेकिन वो आराम से खा ले। आप यकीन मानना, कोई भी मरीज़ दुनिया का 1 हफ़्ता इस फार्मूले को आजमा ले, वो आपको कहेगा मैं 80% ठीक हो चुका हूँ, अब मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल जी। तो ये तरीका है इस्तेमाल करने का। लेकिन हमारे यहाँ जो तरीका मैंने देखा है, इधर कोल्ड ड्रिंक ठंडी यख रखी हुई है, इधर खोलता हुआ खाना खा रहे होते हैं, इधर खाना खा तो ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। उसके बाद जो है ना हॉस्पिटल पहुँचते हैं, मैदे में तकलीफ़ है, उल्टी आ रही है, मैदे में जलन हो रही है, आंतों में सुराख हो गए। ये चीज़ें गलत है। मैं छोटी सी बात का मैं इजाफा कर दूँ, अगर मुझे इजाज़त हो। हमारे यहीं बादराबाद हमारी शो के साथ एक साथ तशरीफ़ लाए, उनकी कैसेट की दुकान थी। जी जी। मैं सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो कैसी दुकान थी, तो वो साथ जो खाना लेके आए, तो कोई शख्स उसके खाने को चखने में काबिल नहीं था। वो लाल मिर्चें पीसी इतनी और अलग से डब्बे में रखी, तो वो ऐसे उठा के उसमें लाल मिर्ची वो डाल के वो खाते थे। उससे बोला, भाई ऐसा ना करो ज़रूर आ रहा है, ये तो मर्दों का काम है, तुम तो सब औरतें हो। सब हंसते थे। इत्तेफाक की बात है, हमें एक दिन इत्तला मिली कि वो ICU में। वहाँ जाके पहुँचे, उसको हाथ बुरी, उसने शायद 1-1.5 महीने के बाद उसको वहाँ से छुट्टी मिली। अब उसने बाकी ज़िंदगी बग़ैर मिर्च के, बग़ैर नमक के, सिर्फ उबला हुआ खाया। तो मैंने उससे बोला कि भाई की मर्दाना क़ुव्वत कहाँ गई, तुम एक मर्द थे। तो मैंने कहा, तुम मर्द और तो छोड़ो, अच्छे इंसान बन जाओ। सबसे अच्छी बात है ये, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं इसके ऊपर आपसे ज़रूर सवाल करूँगा। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब के साथ आपकी सेहत के हवाले से। आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करके प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपनी सेहत से मुतालिक मुख्तसर और जामे गुफ्तगू करें, मसाइल के हवाले से आप बताते रहें। बहुत सारे क्योंकि कॉलर्स होते हैं, जल्दी जल्दी सबको शामिल करना पड़ता है, तो इसलिए ये सिलसिला अब कंटिन्यू रहेगा। नीचे दिया गया स्क्रीन पे जो नंबर होगा उसके ऊपर आपने कॉल करनी होगी, थोड़ी देर बाद आपके सामने होगा, उसके ऊपर आप बात करेंगे, प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। हाजी साहब, ये एक मसला जिसके बारे में कुछ देर पहले आपने तस्करा किया, पूरी कौम का ही और ख़ास तौर पे शहर कराची में रहने वाले मसालों का, मिर्चों का इस्तेमाल, और माशाल्लाह जहाँ हम रहते हैं हर चीज़ ही क्योंकि खालिस है, तो मसालों से भी कोई बैद नहीं है। क्या क्या उसमें मिलाया जाता है, क्या क्या उसमें शामिल किया जाता है, तो ये है। और ये बाहर खाना खाने का रिवाज क्योंकि आम है, लोग हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए इसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, बड़े शौक़ से जाकर। तो ये कैसे मामला ठीक करना हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहैसियत कौम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी निशानदेही करता हूँ या सुबह बताता हूँ, बड़ी तकलीफ़ होती है लोगों को, लेकिन बात क्योंकि सच होती है और सुबह के वक्त वो ख़ास तौर पर गवारा नहीं करते कि कोई इस तरह की बात की जाए। क्योंकि मैं सच बोलना अब काम है, हमारी जिम्मेदारी है इस जगह पर बैठे, तो ज़रा मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा बता दी कि नुकसान कितना हो रहा है, ये अभी शायद समझ में नहीं आ रहा। यासिर, नस्लें बर्बाद करती, क्या बोला, नस्ल नहीं नस्लें, लेकिन मुंह के जायके छोड़ने को तैयार नहीं।
आप सोचो आपके तमाम मसालों में बुरादा लाल ईंट है, सब जगह मिलावट है, हर चीज़ मिली हुई है, सब में मिलावट है। ठीक है। आपका जो दूध है, मैं जो दवाई बनाने के लिए मुझे क्रीम चाहिए होती थी, इस तरीके से मैं कराची कई जगह से मैं मलाई उठाता था। आप यकीन मानना, जब वो मलाई में उसको मैं प्रोसेस करता था, आप यकीन वो उस मलाई में से 70% जो है ना, उसमें से मुझे कचरा मिलता था। ओह, उस कचरे को मैं अलग करता था और इतनी तकलीफ़ होती थी कि हमारी कौम यही खा रही, मैं भी यही खा पी रहा हूँ यही। लेकिन क्या हमारे ज़मीर तो बहुत पहले मर चुके हैं। ऐसे ही है। अगर ज़मीर ज़िंदा होता तो वो बोलते हैं कि ये दूध जो है ना, इतने का दूंगा मैं आपको 100 रुपये। आज देखो दूध 120 रुपये किलो मिल रहा है हर जगह पे, 120 रुपये किलो हम रोज़ाना लेते हैं, 120 किलो ही आता है। अच्छा, एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे, मौजू बड़ा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, गुजरावाला से मिसेस आमिर बात कर रही हूँ। मिसेस आमिर, फरमाइए क्या कहेंगी? हाँ जी, मेरे बेटे की उम्र ना 14-15 साल है, तो उसको एलर्जी रेशे केरे का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इस बारे में कुछ बताएं प्लीज। सब 12 महीने इसकी रहती है एलर्जी? मुझे ना कोई इलाज बताएं उसका। अच्छा, इलाज अभी आपको बताते हैं। एलर्जी क्या 12 महीने इसको रहती है? हाँ जी, गर्मियाँ सर्दियाँ रहती है, 12 महीने उसको एलर्जी रहती है। और मुझे खुद भी एलर्जी का प्रॉब्लम है और स्किन की तरफ भी आ जाती है। और अच्छा। कानों में से ऐसे गर्म हो जाते हैं कान, और स्किन भी गर्म हो जाती है, ऐसे पता नहीं अजीबोगरीब कंडीशन होती है। अच्छा, तो ये प्लीज इस पे कुछ गाइड कर दे, इलाज बताएं हमें ना, इलाज ऐसा बताएं जिससे ना आराम आ जाए। ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की जी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये मुझे 2 बजे बाद फ़ोन कर लें, मैं इनकी डिटेल इनसे बात करके उनको जवाब देता हूँ। ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है, उसमें और बहुत ठीक सारी है? चीज़ें जानने बहुत के सारी लायक चीज़ें हैं ऐसी हैं जो इनको समझ नहीं आएंगी इस तरह। ऐसे। तो एक चीज़ बता देता हूँ कि आप कड़ी पत्ता जो है ना, उसको हर चपाती में, जितने भी एलर्जी वाले मरीज़ हैं, एक चपाती में 20 से 25 कड़ी पत्ते उसको आटे में गूंद के चिप बना के दे दें। ठीक है। दूसरा काम ये है कि जो एलर्जी के मरीज़ हैं वो अदरक और लौंग का कावा बना के, जैसे चीनी पत्ती डाली और थोड़ी सी अदरक बारीक बारीक काटे डाली और उसमें 1 लौंग डाला और 2-3 पत्तियाँ पुदीने की डाल दी। मेरे को ठीक है। ये रोज़ाना लें सुबह शाम, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। तो इसका ये बाकी डिटेल चाहिए तो मुझे 2 बजे के बाद फ़ोन करें, मेरे नंबर तो चल रहे हैं तो उसमें फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मिसेस आमिर। ये जो ऊपर दिए गए नंबर है इसको आप नोट करें, फिर हम आपसे मज़ीद बात करते हैं। पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरी बेटी है जी। उसकी तबीयत खराब है, उसको यूट्रस में ना रसोली कह रहा है, डॉक्टर ने बोला है पेट में बहुत मसला हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ये बताया, अल्ट्रासाउंड किया तो अब जो वो मेडिसिन दे रहे हैं 1 महीने से, तो उसमें उसको मैदे में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। अच्छा, इतनी तकलीफ कि मैदा उसका सूख जाता है, खाना पीना वो नहीं कर पा रहे। इंडोस्कोपी तो नहीं करवाई थी? जी वो करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाए है ना। नहीं वो तो कुछ नहीं करा, पहले उन्होंने एक मेडिसिन दी, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी। आप कहाँ से बोल रहे हैं बीबी? जी कराची से। बीबी आप जो बता रही हैं ना, इससे सबसे बेहतरीन काम ये है कि आप अपनी बच्ची को लेके मेरे पास आ जाओ। दोपहर 2 से 8 टाइम में हैदराबाद 4 मीनार चलूँगी। सनी वाले हम आमने सामने होते हैं, दोपहर 2 से 8 टाइम रोज़ाना है। एतवार को सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम है। आप बच्ची को लेके आ जाएँ, 2 बोतलें पानी लेके आ जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, खैर होगी। अगर तुम्हारी बच्ची को तकलीफ़ है, मैदे में कहीं भी तकलीफ़ है, शदीद तकलीफ़ है, आप कोई दवाई नहीं खाना, उसी तकलीफ़ के आलम में मेरे पास आना। ठीक है। कितनी भी शदीद तकलीफ़ है, कितना भी शदीद बुखार है, आप बुखार वाले बुखार की हालत में आए और तकलीफ़ वाले कोई पेन किलर खा के ना आए, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह खैर होगी। सुम इंशाल्लाह। और अभी प्रोग्राम के आखिर में एक मशक करेंगे जी, उसमें भी आप तैयार है ना। जहाँ भी तकलीफ बच्ची को बोलें या मैदे पे हाथ रख ले, जो हम बोलें आमीन तो छोड़ के दोबारा रख ले, इसलिए करें, इंशाल्लाह खैर होगी। इंशाल्लाह, ठीक है ना जी? ठीक है जी। तो ये तो फिल वक्त करने की इस वक्त ज़रूरत है। दूसरा ये कि सबसे बड़ा मसला परहेज़ के हवाले से, और दूसरा ये मिर्च मसालों के हवाले से, जैसे कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि तमाम ही अमराज में मुब्तला लोग और जो नहीं भी हैं वो भी इसकी एहतियात रखें, क्योंकि ये अभी जैसे आप एक्सपीरियंस अपना बता रहे थे, तो ये तो बड़ी तकलीफ दह चीज़ है जी। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि 72 में गदा गाड़ी पे दूध बेचने वाला आता था, वो कहता कि इस डब्बे में दूध क्या नाम है 5 आने क्या नाम है वो है, और ये इसमें 4 आने वाला है। मेरे को ठीक है। तो मैं 4 आने वाला दूध चाहिए या 5 आने वाला चाहिए? 5 आने वाला उसमें पानी नहीं है, ठीक है, वो 4 आने वाले में पानी है, पानी है, ठीक है। पानी और गैर पानी के बावजूद भी वो दूध जहरीला नहीं था।
पानी ज़रूर था लेकिन जहरीला नहीं था। लेकिन आज अगर देखें पूरे पाकिस्तान में दूध स्वाए गाँव देहातों के अलावा और जितने भी शहरी वहाँ पर जो दूध है, अगर उसको अगर आप इस्तेमाल करें तो उसमें से बहुत कुछ निकलेगा। तो मैंने आपसे जो बात शेयर की है कि हमारे पास खालिस कोई चीज़ नहीं है, ना पानी है ना दवाइयाँ हैं। मैंने पहले अर्ज़ की थी कि मैं गिर गया था, मेरे बच्चे लेके गए थे तो डॉक्टर साहब ने 4000 फीस ली और 5000 एक्सरे के और दवाइयाँ मिला के 20,000 रुपये उन्होंने किए और उससे हालत बिगड़ी, गुर्दों में असर पड़ गया, पाँव भी सूज गया। इससे बोला जी आप ये ले लें, फिर वो कि उसके बाद बोला जी हमारे बस में नहीं, आप किसी और को दिखा दें और फलाने डॉक्टर से टाइम लेके उसको दिखा दें। ये तो हमारा हाल है, ये इतनी ऊँची दुकान फीका पकवाने वाला मामला चल रहा है। हमारी कोशिश, हमारा कोई दावा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आपको हज़ार मरीज़ मिलेंगे, इसका गवाह अल्लाह भी हो और आप भी हो। बिल्कुल ठीक कि जो बर्बाद किए हुआ है, जैसे भी इस खातून का फ़ोन आया, जो दवाई वो खा रही है बच्ची, उसके यूट्रस में रसोली है लेकिन मैदा बर्बाद हो गया जी। आप बीमारी अपनी जगह कायम है, बिल्कुल ऐसा ही, बीमारी ख़त्म नहीं हुई, दवाई लेकिन दूसरी बीमारी खड़ी हो गई। अब वो मैदे में बाज़ होता है कि पानी पीते हैं उससे भी तकलीफ होती है, ऐसा ही। तो इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप आएँ कुरान पाक की तरफ आ जाएँ, कुरान पाक से इलाज करें। जड़ी बूटी जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं है कि करोड़ों साल से यही चली आ रही है, ऐसा ही। जब हकीम भी नहीं था, डॉक्टर भी नहीं था, मूसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री पढ़ लें, वो यही पत्तों से अपने इलाज किया और जड़ी बूटी से करोड़ों साल से लोग इलाज करते चले आ रहे हैं, वो दुनिया को शिफा मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये तमाम चीज़ें इसका ख्याल रखें। और ये अभी जो कराची से ख़ास तौर पे कॉलर्स हैं उनके लिए यकीनन इतना मुश्किल नहीं होगा, कोशिश करके देखें। अगर आप विज़िट करें ज़्यादा बेहतर है। जैसे हमारी बहन अभी गुजरांवाला से जो कॉल कर रही थी मिसेस आमिर, तो ये तफसील से अभी जो मामलात हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इसमें बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, हो सकता है कि ख़ुराक में कोई चीज़ ऐसी शामिल हो जिसकी वजह से एलर्जीज़ हो रही हों, इसका अभी तक अंदाज़ा आपको ना हो। तो ये आप 2 बजे के बाद जब ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करेंगी तो आपको जो है वो मामलात को समझा दिया जाएगा और फिर इलाज भी आपको जो है वो तफसील से इसके बारे में बता दिया जाएगा। और अद्वियात के हवाले से भी आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जो दवाएं बताई जाएंगी वो भी आप तक जो है वो पहुंचा दी जाएंगी, उसका भी कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये ज़रूरी है। लेकिन ये जैसे हम बार बार एक बात दोहराते हैं कि अब ये जब मैदे के अमराज में मुब्तला लोग हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए मसाइल ज़्यादा है। अच्छा, इसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा, पहले कॉलर्स को ज़्यादा टाइम देना होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे बेटे का मसला है, उनको एलर्जी है। कहाँ से बात करिए बीबी? जी मैं कराची से बात। अच्छा, फरमाइए क्या कहेंगी? जी मेरे बेटे को गंदम से एलर्जी है, वो गंदम नहीं खा सकता। ठीक है, तो ठीक है, उसका कोई है कोई इलाज वगैरह? अभी बता देते हैं। अभी सुबह वो नाश्ता करते हैं तो उसको उल्टी ज़्यादा आ रही है, तो घर पे कोई चीज़ वगैरह ऐसी। उम्र कितनी है उनकी? 18 साल। माशाल्लाह। कितने साल? 18 साल उम्र। 18 साल, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिए इसका। जी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ यासर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बड़ा प्यारा है, बेशक। रब गवाह है कि उससे प्यारा कोई भी नहीं। बिल्कुल इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह मेरा रब पे मेरा ईमान है कि इसका बच्चा क्या नाम गंदा भी खाएगा। अगर ये चाहे अपने बच्चे का इलाज करा के तो हमारे प्रोग्राम में शरीक हो जाए, ठीक है, या अपने बच्चे को लेके आए, जितना कुछ हम बताएं उससे हट के ना चले, ठीक है। ये इंशाल्लाह ताला मेरे रब पे ईमान है। इससे पहले हज़ारों लोगों के साथ ऐसे हुआ जो गंदम सूंघ के तो वाशरूम भागते थे, उनको फ़ौरन जो है ना मोशन शुरू हो जाते थे, खाना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वो गंदम की रोटी खा रहे हैं, हत्ता कि अब तो उनको जो कब्ज़ होने लगी तो मैंने बोला जी अब ये चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आके इलाज करा लें। ये गंदम की एलर्जी इसको बोलते हैं, वीट एलर्जी, ये मर्ज काबिल इलाज है, मेडिकल में इसका इलाज नहीं है, दूर तक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, दूर तक नहीं है, लेकिन अल्लाह के कलाम में तो है, जड़ी बूटी में तो है। मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है, लेकिन आप आके देखें कि इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह चंदन में फ़र्क क्या पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल इसमें शराइत हैं, आप चलेंगे हमारे मुताबिक, ठीक है, आपके मुताबिक नहीं। सही है। जो हम कहेंगे वो खाना है, जो हमने मना कर दिया वो नहीं खाना है, ठीक है। जो कलाम अगर मुसलमान हैं वो जो कलाम हम देंगे कुरान पाक की वो आपने पढ़नी है, गैर मुस्लिम को हम पढ़ के दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है, आसान से काम हो जाता है। तो कोई भी मर्ज़ नाकाबिले इलाज नहीं होता, लेकिन इसमें अल्लाह की मंशा है, अल्लाह की मर्ज़ी, किसको शिफा देनी किसको नहीं देनी। वैसे पहले मैं छोटी सी अर्ज़ करता चलूँ, दोबारा पहले मैं कर चुका हूँ कि एक मरीज़ ऐसा था जिसके हमें किसी को भी ये यकीन है कि ये कल तक ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा। वो ठीक हो जाता है, शादी होती है, बच्चे पैदा कर देता है, अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारता है। बोलते हैं यार एक तो 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाएगा, वो बाद वो महीने ले जाता है। सही कि ये सब कुछ आना तो अल्लाह की तरफ से है, बेशक उसी की। लेकिन आप हम सिर्फ कोशिश करते हैं, जो सजू करते हैं, लेकिन जो मरीज़ है वो अपने लिए खुद बेहतरी का रास्ता तलाश करता है। ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा एक और भी मसला जो अक्सर बच्चों के साथ ख़ास तौर पे होता है वो ये कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि दूध पीते हैं तो फ़ौरन पीते ही उनको मोशन लग जाते हैं, हज़म नहीं हो पाता। वो बच्चों के लिए ज़रूरी भी बहुत है क्योंकि ख़ुराक में तो कैल्शियम इतना होता नहीं है। अब ये पानी मिलाई सही, लेकिन ये कि एक ज़रिया तो है। अब ये माँ बाप बड़ी शिकायत करते हैं कि ये बच्चों के साथ ख़ास तौर पर बड़ा मसला है, बहुत सारे बच्चों के साथ है, कैसे इसको ठीक किया जाए, ये ज़रा बताइए। सबसे बेहतर काम तो ये है कि उसके वालिदैन मेरे पास बच्चे को लेके आ जाएँ, ठीक है, 2 बोतलें पानी लेके आएँ, एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम ऐसा बता रहा हूँ कि वो तमाम लोगों के लिए सिर्फ बच्चे नहीं, आपकी मेरी उम्र के लोगों के लिए भी है। ठीक है, जिनको भी दूध हज़म नहीं होता, गाय बकरियाँ दूध तो सब हज़म कर लेते हैं, सही, ऐसे बच्चों के लिए बकरियाँ दूध सबसे आला है। बहुत अच्छी बात। लेकिन बकरी दूध के अलावा गाय और भैंस का दूध भी आला है, लेकिन उसका तरीका अलग है। 2 हिस्से पानी ले लो, 1 हिस्सा दूध ले लो, ठीक है, उसे अच्छा पका लो, पका के वो बच्चे को देना शुरू करो। ठीक है, ठीक है, जब बच्चा हजम करने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता 50-50 कर लो, आधा आधा कर लो, आधा पानी आधा दूध कर लो। ठीक है, फिर इसको लेके चलो 2-4 महीने तक। जब बच्चा इसको भी हजम कर ले, उसके बाद आप आ जाओ खालिस दूध पे। ठीक है, इंशाल्लाह आपके बच्चे बेहतर होंगे। इसके अलावा हमारे पास की दवाइयाँ मौजूद हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़े तो दे देते हैं, अगर नहीं तो सिर्फ कलाम इलाही से होता है। छोटा बच्चा उसको दवाई नहीं होती है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि 1-2 साल का बच्चा है उसके लिए दवाई नहीं है। उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, उनको बता दी जाती हैं कि आप ये काम करोगे तो ये मामला हल होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला हल हो जाता है। हल हो सकता है, जैसे बिल्कुल एलर्जी है, कोई दूसरे मसले मसाइल हैं, जैसे कैंसर के मामला हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हो रहे हैं और ठीक हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी इस बात की होती है यासर, जो हमसे सच बोलता है ना उसके लिए बड़ी आसानी होती है। बिल्कुल सही है। जो आके हमसे गलत बयानी करता है ना उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, क्योंकि हमें जो कुछ उसने बताया था हम तो उसके मुताबिक इलाज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कहानी कुछ और होती है और हमें कुछ और बता रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर वो सच बोले तो उसके लिए भी आसानी है, मेरे लिए भी है और सारी दुनिया के लिए भी है। कोई भी शख्स अपने साथ सच बोले, दूसरों के साथ सच बोले तो कहानी बड़ी शानदार हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये है मसला लोगों के साथ कि वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो बात या तो खुलकर बता नहीं पाते या फिर बताते वक्त वही होता है जिसका भी आपने तस्करा किया कि बहुत सारी चीज़ें। इसका हल है ना, आते हुए लिखे आ जाए, ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर। देखो मैंने पहले अर्ज़ की, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अगर मुझे इजाज़त हो तो। ज़रूर ज़रूर। आपको याद है मैंने कहा था कि साहब ने मुझे फ़ोन किया, उसने बोला यार कि मैं बड़ा गरीब आदमी, मेरे कोर्ट में केस चल रहा है, मेरी बीवी ने मेरे 5 बच्चे, मेरी बीवी ने खुला केस आके मेरा छोड़ अब मेरे काबिल नहीं, मुझे तलाक चाहिए। तो बोला मैं कोर्ट पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं, क्या कुछ औसा मैं मुझे कमज़ोरी सी है। मैंने कहा तुम आ जाओ मेरे पास, पर्ची लिखे ले आना। बिल्कुल ठीक है। तो बोला मेरे पास पैसे नहीं। मैं कहा तुम पैसों को छोड़ दो, तुम आके दवाई ले जाना, पर्ची ले आना। वो साहब उसने आए, कोर्ट पैदल जाना, कोई वकील अल्लाह का नेक बंदा था तो वो खाना भी खिलाता। कभी दूसरे वकील ने बोला यार मैं भूखा हूँ, पैसे मत दो, मुझे खाना खिला दो। तो जब ये सूरत हाल हुई तो उसने मेरे पास आया, आके उसने दुआ इस 15-20 दिन इस्तेमाल की और माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया। तारीख थी कोर्ट में गया किया तो जज को बोला जज साहब मेरे निकाह में मेरी बीवी, बोला हाँ मेरी बीवी मेरे साथ घर चले, अगर मेरे से काबिल नहीं दोबारा मैं नहीं होगा तलाक दे दे। याद हो मैं आपको बात की थी, बिल्कुल ठीक है। बीवी राज़ी हो गई, साथ चली गई, घर पे गई तो अल्लाह ने करम किया, जो घर अपनी जगह आबाद है। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ इलाज सबका हो रहा है और बार बार ये बात बताई जाती है कि जी सच बोलना ज़रूरी है किसी भी मामले में। ये तो इसकी नसीहत नहीं कर सकते, बहुत सारे मामलात में हमसे भी गलती हो जाती है सरसत, लेकिन ये कि ये मौलेज के पास ख़ास तौर पे जब जाएं तो खुलकर बात बताएं और मसला बयान करें। और ये जो ख़ास तौर पे परहेज़ वाला मामला है, अब यहाँ गड़बड़ होती है तो फिर परेशानी आपको ख़ुद भी उठानी पड़ती है और फिर जो है वो जो मतलूबा नताइज होते हैं या आप जो ठीक होने की जो कोशिश होती है वो सब जो है वो आराएगा चली जाती है। तो इसको कोशिश करें कि ठीक करने की कोशिश करें। ख़ास तौर पे जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, बहुत सारे शिकायत आती हैं कि जनाब वो ज़ियाबतीस जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, सब कुछ ठीक है फिर भी वो सब कुछ ठीक में ही गड़बड़ हो रही होती है। वहाँ पर जो है वो दावतें भी चल रही होती हैं, वहाँ पर एक आध दफ़ा खाना भी खा लेते हैं, एक आध दफ़ा ये करते हुए। और ये अक्सर हमारा मिजाज ऐसा है कि हम खुद ये समझ बैठते हैं कि एक आध दफ़ा खा लेने से या थोड़ा खा लेने से जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा मसला है। क्यों जी, ऐसा ही है? बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग शौक़ से खीरा खाते हैं, मूली खाते हैं, मान लिया, लेकिन एक बात है माने जिनको दर्द है ना, आर्थराइटिस का पेशेंट है या कोई और है, उसके लिए खीरा ज़हर का तल है। सही।
जिसको भी दर्दें हैं ना, कोई भी दर्द है, उसे खीरा खिला के तो एक हफ्ता खिला के देखो, उसे चीखें कहाँ तक पहुँचती हैं। तो कहने का मकसद है कि जो चीज़ें तो हमें नुकसान कहती हैं ना, उनको छोड़ दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, इन सारी चीज़ों से आपने जो है वो परहेज़ करना है। बहरहाल जी, कॉल्स का सिलसिला जो है वो अब तकरीबन अपना इख्तिताम पर, और कोशिश ये करते हैं कि जल्दी जल्दी कॉलर्स को शामिल करें, लेकिन ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और इसमें एक मश्क या एक दुआ जो है वो यहाँ करवाई जाती है। दीन मोहम्मद साहब अभी वो करवाएंगे। कॉलर हैं इस वक्त? अच्छा, कॉलर नहीं है, तो अब ये सिलसिला जो है वो मुकम्मल कर दिया जाए ताकि मैं फिर मश्क की तरफ चलता हूँ, वो करवा दी जाए और उसके बाद फिर अब इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं। अगर कॉलर आ जाएँ तो एक और शामिल कर लेते हैं और फिर वो इसकी तरफ बढ़ते हैं। जी शुरू करें? चलें जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। इस हद का कार्य ये होता है कि जब मैं आमीन बोलूँ, आमीन बोलने के बाद जो है ना, जहाँ तकलीफ है अब हाथ रखे रहें। आमीन बोलूँ तो हाथ उठा के दोबारा रख लें, आमीन बोलूँ हाथ उठा के दोबारा रख लें। जो कि जहाँ भी तकलीफ़ है उस हर जगह पे, जहाँ घुटने, नाक, सर, पाँव, मैदा, गुर्दे, जहाँ तकलीफ़ है वहाँ पर हाथ रख के आप मेरे प्रोग्राम हिस्ट्री को होते रहें, आमीन बोलते रहें। तमाम दुनिया के लिए ये है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह से फ़ौरी आपको शिफा मिलती है और फ़ौरी आपको सुकून आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दर तकलीफ बीमारी जल्द मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो जाए, सारी कायनात का हर इंसान, हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी दुश्मन ख़त्म हो जाएँ, सफ़ा हाथ से मिट जाएँ, उनकी नस्लें भी सफ़ा से मिट जाएँ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले ख़त्म हो जाएँ, जादू करने कराने वाले ख़त्म हो जाए, जादू ख़त्म हो जाए, जिन्नात मुगलात से काम लेने वाले भी ख़त्म हो जाएँ, और जिनके जिन्नात मुगलात से काम लिया जाता है उनको तबाह किया था वो वहीं के ख़त्म हो जाएँ। दुनिया जान के मरीज़ों को शिफा मिले, जो भी है जहाँ भी जिस मुल्क में भी है उन्हें शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, सबकी रोज़ी को शहादत, सबकी शादी ब्याह के मामले हल हो जाएँ, सेहत का अमल, ईमान का अमल हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत आमीन। सभी तकलीफ हमारी जादू परेशानी ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ के दोबारा पकड़ें, सारी कायनात लोगों को शिफा मिले, सभी तकलीफ खत्म, सबको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, रूई ज़मीन सब लोगों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, जज़ाकल्लाह, छोड़ दें। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा सेगमेंट था और कोशिश ये हमने की कि आपके सेहत के हवाले से जो प्रोग्राम में गुफ्तगू की जा सके। बहुत सारे मामलों पर हमने गुफ्तगू की, मुख्तसर वक्त में होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को शामिल कर लिया जाए और उनसे बात की जाए। तो ये जो लोग प्रोग्राम में शामिल होने से रह गए हैं, इंशाल्लाह कमिंग वीक में दोबारा से हमारा मंडे के दिन शो होगा और फिर आप जो अपने सवालात प्रोग्राम में कर सकते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल जो है पैगामात हमें सबसे ज़्यादा जो है वो भेजे जाते हैं। फेसबुक के ऊपर हमारा पेज है गुड मॉर्निंग कराची का, उसके ज़रिए अभी रब्ता किया जा सकता है। ट्विटर हैंडल मेरा I_am यासिर है। ट्विटर जो यूज़ करते हैं वो अगर राय देना चाहें, अगर कोई सवाल करना चाहें तो उस पर मुझे भेज सकते हैं और प्रोग्राम इसको शामिल करेंगे। यूट्यूब के ऊपर ADM नेचुरल्स के नाम से एक पेज है, आप समझ लें एक चैनल है, उसके ऊपर आप जाकर ये सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। फेसबुक पेज जो है वो मौजूद है ADM नेचुरल का, वो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। उसके ऊपर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं क्लिनिक के हवाले से और जो आप इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी उसके ऊपर मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ अवेलेबल है। ये सारे प्रोग्राम जो है वो ख़ासतौर पे यूट्यूब चैनल जो है वो ADM नेचुरल का, वो यही प्रोग्राम और दीगर और भी बहुत सारे प्रोग्राम, उसकी पूरी आर्काइव मौजूद है, वो सारे आप देख सकते हैं। तो आपको उससे जो है वो कोई चीज़ अगर आप इसमें देखने से रह गए तो दोबारा देख सकते हैं। और ये प्रोग्राम हमारा जो है गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर, ये भी आप आज की तारीख डाल कर देख सकते हैं, तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दी, हमारे साथ यहाँ पर शरीक रहे और हमसे गुफ्तगू की, और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रखेंगे। आपके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती रहेगी। इजाज़त लेने का आपसे यहाँ पर वक्त है, कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।